हेलो गाइस। नगरपालिका अधिनियम धारा 25 की बात करते हैं आज। इसे याद भी करेंगे साथ के साथ। धारा 25 कहती है मतदान का अधिकार। तो मतदान का अधिकार इस धारा के का नाम होगा मतदान का अधिकार। अब अधिकार मतदान का किसको किसको मिलेगा, इसके लिए एक बात कही गई है इसके अंदर स्पेशली कि निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत जिसका नाम निर्वाचन नामावली में रजिस्ट्रीकृत होगा उसी को मतदान देने का अधिकार होगा। पर ऐसा कोई भी मतदाता जिसका नाम एक से अधिक वार्ड के अंदर या एक से अधिक निर्वाचन नामावली में जिसका नाम लिखा हुआ है उसको मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, वो एक से अधिक वार्ड से मत नहीं दे सकेगा। इसके अलावा जो धारा 14 हमने पढ़ी थी, धारा 14, उसकी निर्भरताएं जो भी इसमें शामिल होंगी, क्योंकि धारा 14 में लिखा हुआ था कि भारत का नागरिक ना हो, या फिर वो पागल या दिवालिया हो, या भ्रष्ट आचरण वाला हो। ये 3 बातें इसमें कही गई थी धारा 14 के अंदर। पागल या दिवालिया, वो भी किसी न्यायालय के द्वारा ठहराया गया ना हो, तो ऐसा व्यक्ति भी मतदान देने का अधिकृत नहीं होगा। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मतदान देने का अधिकार किसको होगा। जिसका नाम निर्वाचन नामावली के अंदर रजिस्ट्रीकृत है उसे तो मतदान देने का अधिकार होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने एक से अधिक बार निर्वाचन नामावली में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत करवा रखा है तो ऐसे व्यक्ति को निर्वाचन में मतदान देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, या फिर एक से अधिक वार्ड से भी अगर किसी व्यक्ति ने मत देना चाहता है तो वो ऐसा भी वो नहीं कर सकता। सिर्फ वही व्यक्ति दे सकेगा एक निर्वाचन नामावली में उसका नाम रजिस्ट्रीकृत हो। अलग बहुत ज़्यादा में होगा तो वो नहीं कर पाएगा, ना ही ज़्यादा वार्ड से मत दे सकेगा। और कौन नहीं दे सकेगा? धारा 14 की निर्भरताएं जिसके पास होंगी, जैसे कि वो भारत का नागरिक ना हो, या फिर वो भ्रष्ट आचरण वाला हो, या फिर वो पागल या दिवालिया हो, किसी भी न्यायालय के द्वारा न्यायालय के द्वारा पागल दिवालिया ठहराया गया हो, तो भी वो धारा 25 के अंतर्गत मतदान का अधिकार नहीं रखता। इसके अलावा एक बात और कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में हो, मतलब कि पुलिस की हिरासत में हो, तो भी वो अधिकार नहीं दे मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 26 की। बात की गई है कि धारा 26 के अंदर कहा है कि मतदान करने की रीति क्या होगी। ठीक है, मतदान करने का अधिकार 25 में था और 26 में है मतदान करने की रीति। अब मतदान कैसे किया जाएगा? मतदान 2 ही तरीके से हो सकता है। एक तो मतपत्र के द्वारा होता है, ये स्पेशली इसमें कहा गया है मतपत्र के द्वारा, और एक वोटिंग मशीन के द्वारा। 2 तरीके से मतदान किया जा सकता है, और जो मतदान होगा वो प्रत्यक्ष होगा। ये जो मतदान होगा वो प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से 2 तरीके से मतदान होता है, तो यहाँ पर जो होगा प्रत्यक्ष होगा। एक बात इसमें कही गई है कि प्रॉक्सी वोट नहीं होगा, प्रॉक्सी वोटिंग नहीं होगी। ये प्रॉक्सी वोट क्या होता है?
जैसे कि मान लो अगर कोई व्यक्ति है, वो बाहर गया हुआ है यहाँ से कहीं पर, वो वोट नहीं दे सकता, लेकिन वो अपनी जगह पर किसी दूसरे व्यक्ति को वोट दिलवा सकता है। मतलब कि वो कह सकता है कि भी मेरी जगह पर ये व्यक्ति फलां फलां इंसान को वोट देगा, ठीक है, जो भी नेता वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो उसे ही कहते हैं प्रॉक्सी वोटिंग। तो जो नगर पालिका के जो चुनाव होंगे, इसमें प्रॉक्सी वोटिंग का कोई भी दायरा नहीं है, प्रॉक्सी वोटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो या एक इसके अंदर नोट लगा के लिख लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज़्यादा उम्मीदवारों को वोट देगा तो उसका वोट शून्य होगा, उसका वोट शून्य समझा जाएगा। ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति ने एक से ज़्यादा उम्मीदवारों को वोट दिया है तो उसका वोट शून्य माना जाएगा। प्रॉक्सी वोटिंग ये इम्पोर्टेंट है, नहीं होगी, ठीक है। मतदान करने की रीति धारा 26 के अंदर है। 25 में मतदान करने का अधिकार था, 26 में है रीति। और मतदान किस तरीके से किया जा सकता है? एक तो मतपत्र से, जो बहुत पहले हुआ करते थे, और आजकल क्या मशीन से होते हैं, वोटिंग मशीन से। अब बात की धारा 27 में। धारा 27 में कहा गया कि आकस्मिक रिक्तियां भरने की प्रक्रिया। ये आकस्मिक रिक्तियां क्या होंगी? जैसे कि मान लीजिए कि जो भी उस टाइम पे चुनाव की अचानक से आवश्यकता पड़ गई। पहले चुनाव हो चुके 5 साल के, उसके बाद में किसी उम्मीदवार की जो भी जीता है उस सीट के ऊपर, उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो अब उसकी सीट खाली हो गई, उस खाली सीट के ऊपर वोटिंग तो करानी पड़ेगी, मतदान करवाने पड़ेंगे। तो ये आकस्मिक रिक्ति हो गई। इस आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए के बारे में धारा 27 में बताया गया। तो इस आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए उपनिर्वाचन होंगे, ठीक है। और उपनिर्वाचन से इसको तत्काल इस रिक्ति को भरा जाएगा। तो इसके अंदर एक बात और गई कि ये भी 6 महीने के अंदर अंदर ये चुनाव हो जाने चाहिए। और एक और बात की गई, मान लीजिए अगर कोई भी उम्मीदवार था जो ST OBC या SC से था, SC ST या OBC इन आरक्षित स्थानों से था, तो इन स्थानों से अगर कोई भी व्यक्ति जिसकी सीट खाली हुई है, उसकी सीट इन्हीं आरक्षित वर्गों के व्यक्तियों से भरी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए महिला है, महिला की सीट खाली हुई है, तो इस महिला की सीट को भी वापस महिला से ही भरा जाएगा। और SC की सीट खाली हुई तो किसी SC कैटेगरी के व्यक्ति से ही इस सीट को भरा जाएगा। इसी तरह से ST और OBC में भी ये बात लागू होगी, ठीक है। अब धारा 27 आकस्मिक रिक्तियाँ, इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे मान लीजिए 27 से आप 27 सताना याद रख लीजिए, सताना। अब ये सताना क्या है? जैसे कि मान लीजिए चुनाव होते हैं ना गाँवों के अंदर, मान लो, या शहरों में, जहाँ पर भी चुनाव होते हैं, तो हर 5 साल के बाद होते हैं चुनाव, 5 वर्ष के बाद में होते हैं चुनाव। तो जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति होते हैं या कोई विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनको बहुत मुश्किल से उनके लिए घर से निकलना बहुत औखा हो जाता है, वो नहीं जाना चाहते घर से बाहर। कुछ लोग होते हैं, कुछ घरेलू महिलाएं भी होती हैं, वो नहीं जाना चाहती घर से बाहर, घर में ही रहती हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। तो अब 5 साल बाद में जैसे चुनाव हुए, तो वो एक बार चुनाव में वोट दे दा के अपने आप को वोट देकर अपने आप को मुक्त समझ लेते हैं, भैया 5 साल तक हमारा पीछा छूटेगा। अब कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसको तो वहाँ आना थोड़ा औखा ही लगेगा। तो क्या होता है कि अचानक से कोई सीट खाली हो गई, अब साल भरी हुआ है, सीट खाली हो गई,
अब तो चुनाव वापस कराने पड़ेंगे, तो उस वृद्ध व्यक्ति को वापस से वोट देने के लिए जाना पड़ेगा। तो वृद्ध व्यक्ति क्या कहेगा? वृद्ध व्यक्ति कहेगा अरे भाई मुझे तो मत सताओ। तो वृद्ध व्यक्ति को सताएंगे कैसे? उससे अचानक जो रिक्तियाँ हुई हैं उसको भरवाने के लिए सताएंगे। इसलिए सताना 27 आकस्मिक रिक्तियाँ भरने से है। ठीक है, हो गया याद। धारा 28 में अपराध, 28 अपराध, निर्वाचन के जो अपराध हैं वो बताए गए हैं कि एक धारा है मतलब लोक प्रतिनिधि अधिनियम है 1951। इसके तहत कुछ धाराओं का इसमें उल्लेख किया गया है जिसमें कि अपराधों का वर्णन है। ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अंदर कुछ धाराएं 125 से लेकर 136 तक की धाराएं, इन धाराओं में कुछ अपराधों का वर्णन किया गया। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बस आप इतना याद रख लीजिए। धारा 28 में निर्वाचन संबंधी अपराध, 28 अपराध। बात करते हैं धारा 29 की। धारा 29 में लिखा गया भ्रष्ट आचरण। भ्रष्ट आचरण से क्या उद्देश्य हो सकता है? भ्रष्ट आचरण का उद्देश्य यही हो सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ है, ठीक है, उससे उम्मीदवारी अगर वापस छीन ली जाए, छीनने के लिए उसको प्रेरित किया जाए या फिर उससे उम्मीदवारी वापस लेने का प्रयत्न किया जाए, उम्मीदवारी वापस लेने का प्रयत्न, ये भ्रष्ट आचरण में आएगा। ठीक है, या फिर कोई भी निर्वाचक है उसको वोट देने के लिए जबरदस्ती की जाए, निर्वाचक को मत देने हेतु उत्प्रेरित किया जाए तो भी, ये तो इसके हो गए उद्देश्य। भी कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसका क्या उद्देश्य होगा? वो इसीलिए करेगा कि भी अगला सामने वाला उम्मीदवारी वापस ले ले या फिर किसी निर्वाचक से ज़बरदस्ती गलत वोट दिलवा दिया जाए। तो ये भ्रष्ट आचरण में आता है। इसके अलावा भ्रष्ट आचरण में रिश्वत आती है, रिश्वत, सामाजिक बहिष्कार। अब सामाजिक बहिष्कार से क्या मतलब है? सामाजिक बहिष्कार जैसे कि मान लीजिए कि आप हिंदू हो और आपने कोई पढ़ा लिखा मुसलमान व्यक्ति है जो उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ है, आपने उसको वोट दे दिया, तो आपके जो समाज के लोग होंगे वो कहेंगे अरे ये ऐसे कैसे किया, आपने तो हिंदू को वोट दे, आप हिंदू हो गए मुसलमान को वोट दे रहे हो, तो हम आपको समाज से बहिष्कार कर देंगे या कुछ भी है इस तरह की अगर कोई बात कहते हैं तो वो सामाजिक बहिष्कार में आता है। ठीक है, इसके अलावा धर्म के नाम पर भी कई लोग वोट मांगते हैं, वंश के नाम पर भी वोट मांगते हैं कि भी तुम हमारे दादा परदादा के टाइम के अपने ऐसी अच्छी बनती थी, ये बनती थी, वो बनती थी। लिंग के आधार पर भी, जाति के आधार पर, इस तरह से जो भी अगर कोई वोट मांगता है तो ये सब क्या है? ये भ्रष्ट आचरण में आते हैं। या फिर कुछ लोग तो धार्मिक चिन्हों के आधार पर भी वोट मांगते हैं, जैसे कि कोई कह देता है कि भी हमारे परिवार में ऐसे, किसी के परिवार में कोई व्यक्ति होता है ऐसा जिसमें कि कोई दर्शाव आते हो, जिसको माता के दर्शन होते हो, या कुछ ऐसे लोग होते ही हैं जो इस तरह का करते हैं, तो वो लोग ऐसे कह ही देते हैं कि भी अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो हम आपका अहित कर देंगे। इस तरह से भी अगर ऐसे कोई बात करता है तो वो भी भ्रष्ट आचरण में होगा। धार्मिक चिन्ह के आधार पर अगर वोट मांगेगा तो वो भी भ्रष्ट आचरण में होगा। इसके अलावा पता है एक धारा 29 में ही एक बात और कही है, 29(5) में एक बात कही गई है कि सती प्रथा और उसके कर्म का प्रचार भी निषेध होगा। सती प्रथा, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ है
और वो अगर ये कहता है कि भाई मेरे दादा परदादा के टाइम में फ़लाँ फ़लाँ मेरी दादी परदादी जो थी वो सती हुई थी और हमारे परिवार ने इतना अच्छा काम किया है, ये किया है, तो आप हमें वोट दीजिए। तो अगर इस तरह की कोई बातें करता है तो वो भी भ्रष्ट आचरण में ही मानी जाएगी। तो इस तरह से भी कोई किसी को नहीं बरगला सकता। एक ना इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी उम्मीदवार है, उसमें अगर वो किसी प्रकार के यान या जलयान या फिर किसी भी तरीके के किसी वाहन का उपयोग करता है और तो ये भी भ्रष्ट आचरण में माना जाएगा। तो जैसे कि इसका उपयोग करना भ्रष्ट आचरण में क्यों माना जाएगा, इसके लिए ना ये देखिए कि कुछ लोग होते हैं जैसे वो आपको किसी दूसरे गांव से आपके घर से आपको लेके आते हैं वोटिंग, जहाँ पर वोटिंग हो रही होती है वहाँ पर, और फिर आपको वापस घर पे छोड़ के आते हैं। तो आपको उस समय ये आप इस प्रेशर में भी आ सकते हैं कि भाई हाँ इन्होंने तो ये हमें घर से लेके आए हैं, तो आप फिर उनको वोट दे दो। ऐसा करना भी भ्रष्टाचारण होता है। तो आप लोग कहेंगे कि ऐसा तो होता ही है, तो हाँ, जो भी कुछ ऐसा वोटों के टाइम में होता है वो सब भ्रष्टाचारण में ही आता है। इसके अलावा ना भाई जो भी उम्मीदवार होंगे वो इस तरह के सुविधा से उनको बचना चाहिए। या फिर कई कई लोग जैसे बाहर यूँ माहौल बना देते हैं कि भाई जो हमें वोट देगा उसको हम एक मोबाइल देंगे, या फिर कुछ भी पैसे भी देते हैं। कुछ लोग पैसे दे के भी वोट खरीदे जाते हैं। तो ये सब के सब भ्रष्ट आचरण में ही आते हैं। तो धारा 29 भ्रष्ट आचरण। इसमें एक और बात कही है कि भी कोई भी उम्मीदवार अपने लाभ के लिए अगर किसी जैसे कि पुलिस से या फिर आबकारी अधिकारी से अगर कोई सहायता लेता है, आबकारी अधिकारी से या फिर राजस्व अधिकारी से या सरकार के किसी भी अधिकारी से सहायता लेता है, तो ये सारी की सारी सहायताएं भी भ्रष्ट आचरण में ही आएंगी। ठीक है, अब बात करेंगे धारा 30 की। 25 में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 25 में हमने मतदान करने का अधिकार पढ़ा था। 26 में हमने मतदान करने की रीति, किस तरह से मतदान किया जाएगा, मतपत्र से या मशीन से, वोटिंग मशीन से, प्रॉक्सी वोटिंग नहीं होगी। इसके अलावा धारा 27 के अंदर में बात की गई थी आकस्मिक रिक्तियां भरने की भी 57 मत। तो आकस्मिक रिक्तियां भरने की बात की गई थी, तो जो महिला होंगी तो महिला की सीट महिला से, ओबीसी एसटी वाली सीट ओबीसी एसटी वाले इंसान से, और जो चुनाव होंगे वो 6 माह के अंदर अंदर करवाए जाएंगे। धारा 28 में निर्वाचन अपराध के बारे में कही गई थी। इसके अलावा धारा 29 इसमें भ्रष्टाचारण की बात की गई है, जो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कोई उम्मीदवार, इसका उद्देश्य क्या होगा, उम्मीदवारी वापस लेने का प्रयत्न करना या फिर निर्वाचक को मत देने के लिए उत्प्रेरित करना। और भ्रष्ट आचरण रिश्वत हो गया, सामाजिक बहिष्कार, धर्म, वंश, लिंग, जाति के आधार पर, धार्मिक चिन्ह के आधार पर, सती प्रथा के आधार पर, इन सब के आधार पर अगर कोई वोट मांगता है तो वो भ्रष्ट आचरण ही कहलाएगा। धारा 30 के अंदर निर्वाचन मामलों में सिविल न्यायालय आएगा। यहाँ पे न्यायालय की आधिकारिकता की बात की गई है। तो सिविल न्यायालय की क्या आधिकारिकता नहीं होगी, तो वार्ड परिसीमन के टाइम में नहीं होगी। मतलब निर्वाचन मामलों में सिविल न्यायालय की आधिकारिकता की बात कही गई है धारा 30 में। और किन मामलों के अंदर
किन प्रश्नों पर अगर बात करें तो सिविल न्यायालय की आधिकारिकता नहीं होगी, तो वार्ड परिसीमन पर नहीं होगी, वार्डों के आवंटन पर भी नहीं होगी, ठीक है, निर्वाचन नामावली में भी नहीं होगी, इसके अलावा निर्वाचन संचालन में भी नहीं होगी। निर्वाचन नामावली, निर्वाचन संचालन एक ही बात है। वार्ड आवंटन में नहीं होगी, वार्ड परिसीमन में नहीं होगी। क्या नहीं होगी? सिविल न्यायालय की आधिकारिकता नहीं होगी, ठीक है। धारा 31 में बात की है निर्वाचन याचिका के बारे में। निर्वाचन में याचिका कब लगाई जा सकती है? 1 महीने के भीतर भीतर, 1 माह के भीतर भीतर। अगर वहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन में 30 दिन आ जाए तो आप 30 दिन मत कीजिएगा, 1 माह ही कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो एक्चुअल एक्ट है उसमें 1 माह लिखा गया है, तो आपको 1 माह लिखना है। ये 31 का 1 याद रख लेना, 31 1 माह। निर्वाचन की याचिका 1 माह। अब निर्वाचन याचिका कब जारी होगी? कोई भी इंसान उस निर्वाचन में याचिका कब जारी करेगा? जब कोई उम्मीदवार अहरत योग्य ना हो, अयोग्य हो तो। धारा 29 अभी अपन ने पढ़ी थी, भ्रष्ट आचरण। उसके तहत अगर कोई भ्रष्ट आचरण करते पकड़ा गया हो, जैसे कि रिश्वत लेते हुए या कोई सामाजिक बहिष्कार का उपयोग करते हुए, या जैसे कुछ भी ऐसे जाति धर्म आधार आदि के आधार पर वोट मांगते हुए पकड़ा गया हो, या फिर अनुचित आधार से नामांकन खारिज हो, ऐसे लोगों के प्रति निर्वाचन याचिका लगाई जा सकती है। और सबसे पहले निर्वाचन याचिका कहाँ लगाई जाएगी? जिला न्यायाधीश के समक्ष। ये याद रखना, निर्वाचन याचिका 1 माह के भीतर किसके सामने लगाई जाएगी? जिला न्यायाधीश के, जिले में रहते हैं, जिला न्यायाधीश के सामने। और क्यों लगाई जाएगी? अगर कोई उम्मीदवार अयोग्य हो, धारा 29 के तहत भ्रष्ट आचरण करते हुए पाया गया हो, या फिर अनुचित आधार से उसका नामांकन खारिज हो चुका हो। धारा 32 में कहा गया कि उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 31 में अपन ने जिला न्यायाधीश के सामने अपील की थी। अब जिला न्यायाधीश ने कुछ गलत आदेश दे दिया, तो उसके आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील धारा 32 के अकॉर्डिंग की जा सकती है। अब बात करेंगे धारा 33 की। धारा 33 कहती है सभी उम्मीदवारों का निर्वाचन रद्द होने की प्रक्रिया इसी में बताई गई है। रद्द 33, सभी उम्मीदवारों का निर्वाचन रद्द होने की प्रक्रिया। इसके अंदर क्या होता है कि जो राज्य सरकार होगी वो सभी उम्मीदवारों के निर्वाचन को शून्य कर देगी, मतलब कि नगरपालिका का विघटन कर देगी। तो इसमें लिखते हैं अपन नगरपालिका, अच्छा नगरपालिका के कितने सदस्य हैं? का निर्वाचन शून्य होने पर राज्य सरकार नगरपालिका भंग करेगी या विघटित कर देगी।
यहाँ विघटित लिख दीजिए। पूछा गया, इसके अंदर बताया गया कि नगरपालिका के कितने सदस्य होंगे कि जिनका निर्वाचन शून्य हो गया तो राज्य सरकार नगरपालिका को विघटित कर देगी। तो उनका 2/3 जो सदस्य होंगे ना, 2/3 2/3 सदस्य से अधिक अगर 2/3 सदस्य से अधिक सदस्य होंगे, उनका निर्वाचन शून्य हो जाता है तो राज्य सरकार क्या करेगी, नगरपालिका को भंग कर देगी। तो सभी उम्मीदवारों की निर्वाचन रद्द होने की प्रक्रिया धारा 33 में, 32 में उच्च न्यायालय में अपील, 31 में जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील। देखिए धारा 34 में आदेश की अंतिमता की बात की गई है। अभी आदेश कब अंतिम होगा? धारा 31 के अंदर बात की गई थी जिला न्यायाधीश की, जिला न्यायालय की या जिला न्यायाधीश की, और इसमें हाई कोर्ट की बात की गई थी। अगर मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति को उम्मीदवार के खिलाफ कोई अपील करनी है, ठीक है, उसने जिला न्यायाधीश के सामने कोई अपील कर दी, अपील की उसने किसके समक्ष? जिला न्यायाधीश के समक्ष, ठीक है। उसने इसके समक्ष अपील की, इन्होंने कुछ निर्णय दिया और वो निर्णय इस अपीलकर्ता ने मान लिया, तो जिला न्यायाधीश का, और मान लिया या फिर इसने मतलब कि आगे अपील ही नहीं की, मतलब कि हाई कोर्ट तक ये गया ही नहीं, इसने इसी यहाँ तक का अपना सेटिस्फाई हो गया ये इस निर्णय से, तो जिला न्यायालय का जो भी निर्णय रहेगा वो अंतिम रहेगा, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसने क्या किया, अपनी अपील आगे हाई कोर्ट में लगा दी, तो हाई कोर्ट में अगर ये अपील करता है तो किसके विरुद्ध करेगा? जिला न्यायालय के विरुद्ध करेगा कि भी इन्होंने मुझे न्याय नहीं दिया। तो जैसे ये हाई कोर्ट में अपील करता है और हाई कोर्ट जो भी फैसला देती है तो वो अंतिम होगा। तो ये बात कही गई है धारा 34 के अंदर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। धारा 35 में सदस्यता हेतु निर्भरताएं बताई गई है। धारा कि ये सदस्यता के लिए निर्भर होंगे जो भी उम्मीदवार होंगे। क्यों होंगे, किसके तहत होंगे? धारा 28 के तहत। निर्वाचन अपराध अपन ने पढ़ा था, 28 अपराध ये पढ़ा था ना अपन ने। और धारा 29 में भ्रष्ट आचरण करते हुए अगर कोई पाया जाता है तो उनकी सदस्यता निर्हार्य कर दी जाएगी, उन्हें अयोग्य समझा जाएगा। और कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए। कब से? जब से जो न्यायाधीश होगा वो इनको, जिला न्यायाधीश जब इनको दोषी ठहरा देगा। द्वारा दोषी ठहराने पर। छह वर्ष की सजा होगी। एक बार हम धारा 25 से लेकर 35 तक का रिवीजन कर लेते हैं। धारा 25 में मतदान का अधिकार, किसे मतदान का अधिकार होगा? जिसका निर्वाचन नामावली में नाम रजिस्ट्री रहता है। एक से अधिक नामावली में नाम रजिस्ट्री रहता है तो उससे अधिकार नहीं होगा। एक से अधिक वार्डों से वो वोट नहीं दे सकता। धारा 14 के अंतर्गत अगर वो निर्हर है तो भी वो वोट नहीं दे सकता, और पुलिस अधिरक्षा में है तो भी वो वोट नहीं दे सकता, ठीक है। इसके अलावा मतदान की रीति बताई गई है 26 में। मतदान की रीति किस तरह से मतदान होंगे? एक मतपत्र से होंगे और एक मशीन से होंगे। इसके अलावा अगर उसने अधिक उम्मीदवारों को वोट देता है, वो एक से अधिक उम्मीदवारों को, तो उसके वोट शून्य माने जाएंगे। धारा 27 की बात की गई, आकस्मिक सताओ मत। किस लिए मत सताओ? आकस्मिक रिक्तियां भरनी है तो हमें मत सताओ, ये बात कही गई है। याद करने के अकॉर्डिंग है आकस्मिक रिक्तियां। तो आकस्मिक रिक्तियां उप निर्वाचन से भरी जाएंगी, ये याद रखना।
तत्काल भरी जाएंगी उपनिर्वाचन से। SC ST OBC और या महिला वर्ग की जो भी अब रिक्ति होगी वो उन्हीं वर्गों से भरी जाएगी। और जो चुनाव होगा वो 6 माह के भीतर करवाया जाएगा। धारा 28 निर्वाचन अपराध के बारे में कहा गया, इम्पोर्टेंट नहीं है। धारा 29 भ्रष्ट आचरण, रिश्वत, सामाजिक बहिष्कार, धर्म, वंश, लिंग, जाति आदि के आधार पर वोट मांगना या फिर धार्मिक चिन्ह के आधार पर अगर कोई वोट मांगता है या फिर निर्वाचक को किसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती है तो इन सबको भ्रष्ट आचरण में माना जाएगा। धारा 30 निर्वाचन मामलों को सिविल न्यायालय की आधिकारिकता। ठीक है। धारा 31 में कहा गया निर्वाचन की याचिका। निर्वाचन याचिका मैंने बोला था एक से आप याद रख लेना, 1 माह के भीतर निर्वाचन की याचिका। हाँ, मैंने आप इसमें एक बात और बतानी थी मेरे को कि निर्वाचन की याचिका 1 माह के भीतर तो चलो लगाई जा सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चुन लिया गया, उसके बारे में 1 माह तक पता ही नहीं चला। 1 माह तक क्या, मान लीजिए उसको 2-3 साल ही हो गए, उसको उसके बारे में उसने गलत तरीके से चुनाव में उम्मीदवारी जीती या जो भी है, नहीं पता चला, 2-3 साल नहीं पता चला, तो क्या फिर से उसके प्रति उसके लिए याचिका दर्ज की जा सकती है? तो इसका आंसर होगा हाँ। कब? विशेष कारणों से। अगर कुछ विशेष कारण होंगे तो ही निर्वाचन याचिका वापस से दर्ज की जा सकती है। बात करते हैं धारा 32 की। धारा 32 में हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। और ये जो निर्वाचन याचिका कहाँ पर, जिला न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत की जा सकती है। अगर जिला न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है धारा 32 में। 33 में सभी सदस्यों का निर्वाचन रद्द होने की स्थिति में भी की जा सकती है। वो 2/3 से अधिक बताया था आपको। अगर सदस्यों का निर्वाचन शून्य हो जाता है तो राज्य सरकार नगरपालिका को विघटित कर देती है। ठीक है। धारा 34 में आदेश की अंतिमता मानी गई है। धारा 34 में आदेश की अंतिमता जैसे अगर कि जिला न्यायाधीश के निर्णय अगर कोई व्यक्ति मान लेता है तो उसका अंतिम होगा। और अगर उसके जिला न्यायाधीश के निर्णय से सहमत नहीं है तो वो हाईकोर्ट के अंदर अपील कर सकता है और फिर हाईकोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो अंतिम होगा। ये बात ये धारा 34 में। धारा 35 में सदस्यता के लिए निर्भरता बताई गई है। तो जो धारा 28 और 29 की जो निर्भरताएँ हैं, जैसे कि धारा 28 में निर्वाचन अपराध और धारा 29 में भ्रष्ट आचरण जो था वो इस धारा 35 के अकॉर्डिंग जो भी ऐसा व्यक्ति होगा वो उसकी सदस्यता निर्हर्य की जाएगी, उसे अयोग्य समझा जाएगा। आई होप यू ऑल लर्न दिस एक्ट नगरपालिका 2009। Okay, thank you.